चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स थी वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक। बहुत सारी यूनिट्स और भी होती हैं, छोटी यूनिट्स होती हैं। अगर हम बात करें टाइम की यूनिट के बारे में तो टाइम के लिए बहुत सारी यूनिट्स हैं। सोलर डे, साइड्रल डे, लूनर डे, तो बहुत सारी चीजें ये यूनिट यूज होती है। तो ये सब कुछ आपको बुक्स में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कुछ यूनिट्स के बारे में आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि लेंथ की कुछ यूनिट होती हैं, वेल नोन है, सभी जानते हैं लेंथ के लिए। जैसे इंच है तो 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर या फिर 0.0254 मीटर। इंच हो गई, फुट हो गया। फुट आपका लगभग 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, 0.3048 मीटर में देखें। और आपके यार्ड हो गया, माइल हो गया, नॉटिकल माइल हो गई, तो सभी किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। 1 यार्ड 0.9 मीटर समथिंग होता है। 1 माइल 1.6 into 10⁻³ मीटर है। किलोमीटर कहते हैं 1 माइल बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल 1.8 into 10⁻³ समथिंग ये होते हैं। ये भी लेंथ की यूनिट्स हैं। तो बहुत सारी यूनिट्स होती है, छोटी से लेके बड़ी तक काफी यूनिट्स हैं जो यूज होती हैं एज ए लाइफ। 1.609852 ये एक्यूरेट वैल्यूज है। तो ये कुछ लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें एरियाज की, एरिया मेजर करने के लिए, ये फॉर मेजरिंग लेंथ है। अगर हमें एरिया मेजर करना हो तो एरिया के लिए आपने सुनी होंगी एकड़ वगैरह होती हैं। एकड़ है, हेक्टेयर है, ये सभी यूनिट्स होती हैं। ओके, सो मेजरिंग एरिया मेजर करने के लिए आपने एकड़ पढ़ी होगी। 1 एकड़ आपका लगभग 4047 आई थिंक होता है। 4047 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होता है। तो कुछ एरिया की यूनिट्स है, बहुत सारी यूनिट्स होती है इस तरीके से। मास के लिए आप देखें तो मास के लिए आपके पास टन है, क्विंटल है। मास के लिए 1 टन इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 10 कितना होता है 10,000 सॉरी 1000 केजी। क्विंटल है आपका 100 केजी हो जाता है। एक है स्लग, 1 स्लग आपका होता है लगभग 14.57 केजी। पाउंड है 0.454 केजी। एक पाउंड जो 454 ग्राम के लगभग बराबर होता है। तो कुछ ये यूनिट्स। एक और यूनिट है मास की, प्रैक्टिकल यूनिट है लार्जेस्ट practical unit of mass is चंद्रशेखर लिमिट। CSL भी इसको पढ़ते हैं और इक्वल होती है 1.4 टाइम्स ऑफ
मास ऑफ द सन। सन के मास का 1.4 टाइम्स होती है चंद्रशेखर मास लिमिट। तो काफी बड़ी यूनिट हो गई तो फिर मास की, ठीक है। तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है मास की। इसके बाद आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं प्रेशर के लिए, जैसे अलग अलग यूनिट होती हैं, बार है, आपका पास्कल है, और कॉलम ऑफ एचजी भी आता है, टॉर भी यूज होती है प्रेशर के लिए। इसी तरीके से टाइम के लिए आपके पास एक यूनिट होती है शेक, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फॉर टाइम। टाइम के लिए यूनिट है 1 शेक, 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो इस तरीके बहुत सारी यूनिट्स हैं, आपको पता होनी चाहिए, इसके लिए आप बुक से देख सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। तो अब हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। डायमेंशन एनालिसिस में क्या है कि हमें जानना है कि हम डायमेंशन एनालिसिस को किस तरीके से यूज करते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में कि डायमेंशन क्या होती हैं और किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। तो आज अब हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालाइज। पहले यहां पर एक वर्ड आता है डायमेंशन। यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है डायमेंशन, इसका क्या मतलब है? डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने ली थी, उन्हीं क्वांटिटीज को डायमेंशन बना दिया गया है इस फिजिकल वर्ल्ड की। इस फिजिकल वर्ल्ड की 7 डायमेंशन उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ले लिया गया है। जैसे कि मास के लिए हमने m डायमेंशन यूज की है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे इसको। लेंथ के लिए हमने L यूज किया है। टाइम के लिए T यूज किया है। टेम्परेचर के लिए K यूज किया है। करंट के लिए A यूज किया है। और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD यूज किया है। कितनी? 3 हो गई, 6, 3, 6, एक रहेगी। कौन सी रहेगी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL मॉल यूज किया गया। स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे, सभी डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। तो इन सभी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को 7 डायमेंशन चूज किया गया है फिजिकल वर्ल्ड की। लेकिन बात करते हैं डायमेंशन का मतलब क्या है। ये तो डायमेंशन हमने चूज कर ली, डायमेंशन होती क्या है, क्या मतलब है डायमेंशन का? तो डायमेंशन का मतलब ये होता है कि कोई भी ड्राइव क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, कोई भी ड्राइव क्वांटिटी फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितनी पावर रेस्ट करती है, कितनी एक्सपोनेंट उसके ऊपर रेस्ट होती है, उसको कहा जाता है, उन एक्सपोनेंट्स को, उन पावर्स को ही कहा जाएगा डायमेंशन ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अंडरस्टूड? इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं एक बार। डायमेंशन की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन ये हो जाएगी, आर द पावर्स टू विच the base quantities raised to represent ड्राइव क्वांटिटी। एक ड्राइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन बेस क्वांटिटी की जितनी पावर रेज की जाती है, तो उन रेज पावर्स को ही डायमेंशन कहा जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, तो ये है हमारी डायमेंशन। अब डायमेंशन कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको जरा एक बार देखते हैं। सपोज करो कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं, लेट अस सपोज
हमने लिया है सबसे सिंपल ले लेते हैं, सिंपल वेलोसिटी ले लेते हैं। कोई एक फिजिकल क्वांटिटी हमने क्या ले ली, वेलोसिटी ले ली। अब वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सिंपली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर स्पीड कहेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस हो गया और टाइम आपका, डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ हो गई और टाइम आपका ये टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, बेस क्वांटिटी है, लेंथ आपकी बेस क्वांटिटी है, टाइम आपकी बेस क्वांटिटी है, जिनके लिए आपके ऑलरेडी क्या दे रखी है, हमें डायमेंशन गिवन है। लेंथ के लिए एल यूज करना है आपको, टाइम के लिए टी यूज करना है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन निकालने के लिए एल लिखो डिस्प्लेसमेंट के लिए और टाइम के लिए टी लिखा गया। टी नीचे, इसको ऊपर ले जाओ तो एल और टी इसकी पावर -1 होगी। इस पूरे को कंप्लीट ब्रैकेट में बंद कर दो। तो ये हो गई हमारी क्या, वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई। एल के ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 है, 1 को आप नोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। टी की पावर कितनी है, -1। तो 1 और -1, एल की 1 और टी की -1 आपकी क्या है, इस वेलोसिटी की डायमेंशन है। इसको और अच्छे तरीके से लिखने का तरीका ये होता है कि वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू m l एंड t। ये तीनों के तीनों टर्म्स लिखने कंपलसरी होते हैं, कंपलसरी तो नहीं कहेंगे बट तीनों लिखे जाते हैं इन मैकेनिक्स। इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज को मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। मैकेनिक्स में मैक्सिमम जगहों पर, अधिकतर जगहों पर ये तीनों क्वांटिटी यूज होनी ही होनी है, एम एल एंड टी। तो एम एल टी को, मास लेंथ और टाइम को मैकेनिक्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है। तो इसलिए मैकेनिक्स में वेलोसिटी मैकेनिक्स में आती है। तो यहां पर हम लिखेंगे m0, कोई m का टर्म नहीं है इसलिए m की पावर 0, l1 और t -1, और इसको इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये हो गई हमारी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी को भी इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे। तो ये जो पूरा एक टर्म बनी, इस टर्म को बोलेंगे हम डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन बोला जाएगा इस पूरे रिलेशन को। इस रिलेशन को डायमेंशनल इक्वेशन बोलेंगे और इसको बोलेंगे हम डायमेंशनल फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी का, और ये आपकी डायमेंशनल इक्वेशन हो गई पूरी वेलोसिटी की। ओके, अंडरस्टूड। तो इसी तरीके से हम सभी क्वांटिटीज, सभी ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरी क्वांटिटी लेते हैं वेलोसिटी के बाद हम लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एक बार निकाल के देखते हैं डायमेंशन क्या होंगी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर लिखें तो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वैसे फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख देता हूं सिंपल। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी नहीं, ऊपर वेलोसिटी है तो ऊपर वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएंगी और नीचे टाइम की आ जाएंगी। अब वेलोसिटी की डायमेंशन तो हमें ऑलरेडी पता है, L1 t -1 है, तो इसी को पुट कर देंगे सीधा सीधा, L1 t -1, और टाइम की अगेन t होती है, तो t ऊपर जाएगा तो -1 और इसका 1 है, ये भी ऊपर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये L1 और t -2, और इसको आप कर दो स्क्वायर ब्रैकेट में। तो एक्सेलरेशन की आपकी डायमेंशंस क्या आ गई, इधर लिख देता हूं अगेन m0, L1 एंड t -2। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाल सकते हैं। और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, सरफेस टेंशन है, यंग मॉडुलस है, बहुत सारी क्वांटिटी है फिजिक्स में। हर क्वांटिटी क्या होती है, डायमेंशन होती है। अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप सभी क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाल सकते हो।
एक और मैं निकालता हूँ, एक आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, आपको निकालिए। ओके, अगली क्वांटिटी हम लेते हैं यहां पर फोर्स। अगली क्वांटिटी हम ले रहे हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम आपका मास हो गया, ए आपका एक्सेलरेशन हो गया। तो मास की डायमेंशन फंडामेंटल है, बेस क्वांटिटी है, तो इसका तो एम यूज करेंगे। और एक्सेलरेशन की अभी ऊपर निकाली हमने L1T-2, तो सीधा आप कर देंगे। मास के लिए एम 1 हो गया, आपको यह मास है यहां पर, और यहां पर मास आ नहीं रहा था इसलिए हमने जीरो पुट किया था। यहां पर भी जीरो लिया, वहां पर भी जीरो लिया, यहां पर मास है, फॉर्मूले में मास है, एक्सेलरेशन का L1T-2। सो सिंपल है नहीं। तो ये होगी आपकी किसकी, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ये डायमेंशन फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद होने चाहिए। मैक्सिमम क्वांटिटीज के याद होनी चाहिए, लेकिन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनर्जी है, ये बेसिक क्वांटिटी है, ये यूज होती है बार बार, इनके आपको याद हो भी जाएंगे और याद होने भी चाहिए। ओके, अगली क्वांटिटी में दे रहा हूं आपको फोर्थ, एनर्जी। अब एनर्जी ई हो गई, ई से मैंने डिनोट कर दिया, लेकिन ये कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, या हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कौन सी एनर्जी है। तो भैया कोई सी भी एनर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। क्या समझे, एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है, चाहे वो कोई सी भी एनर्जी हो। जिस तरीके से एनर्जी की यूनिट सेम होती है, क्या होती है यूनिट, और वो भी यूनिट सेम सिर्फ एक सिस्टम में होती है, और वो सिस्टम है हमारा एसआई यूनिट सिस्टम। एसआई यूनिट सिस्टम को अडॉप्ट करने का रीजन यही था कि अलग अलग सिस्टम में एक क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट थी। जैसे एनर्जी की सपोज करो, एनर्जी की कैलोरी भी होती है, अर्ग भी होती है, और जूल भी होती है। ये तीनों यूनिट है। अर्ग आपकी सीजीएस सिस्टम में हो गई, नहीं सपोज एक वेट, वर्क की जूल होती है, एनर्जी की कैलोरी होती है, और भी काफी सारी यूनिट्स हैं। तो एक ही सिस्टम के अंदर अलग अलग तरह की एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स हैं। तो इसको, इस चीज से बचने के लिए हमने ऐसा यूनिट सिस्टम अडॉप्ट किया, और वहां पर एनर्जी की यूनिट एक ही दे दी है, जूल। कि एनर्जी चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, व्हाटएवर, सबकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी ऐसा यूनिट सिस्टम में। ठीक है, तो इसलिए ऐसा यूनिट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, और रेशनल सिस्टम कहा जाता है इसको। तो यहां पर एनर्जी ई है, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी, चाहे कोई भी एनर्जी लो। तो आप कोई भी एनर्जी का कोई फॉर्मूला ले सकते हो, आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, आपको खुद से निकालना है कि एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी। होमवर्क, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे यहां पर, ये तो होगी डायमेंशन की बात, डायमेंशन निकालेंगे कैसे। एक तरीका तो ये है कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो, तो आप उसकी डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका डायमेंशन निकालने का ये भी है कि अगर आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट पता हो, यूनिट से भी आप निकाल सकते हो। यूनिट, लेकिन वो ड्राइव यूनिट होनी चाहिए। लेट अस सपोज हम फोर्स के बारे में बात करें, या वेलोसिटी के बारे में बात कर लेते हैं। वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी के बारे में बात करें यहां पर, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है सभी को पता है, मीटर पर सेकंड होती है, सब जानते हैं मीटर पर सेकंड होती है। तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखें तो मीटर किसकी होगी, लेंथ की, तो एल लिख दो, पावर भी नहीं है इसके ऊपर। सेकंड टाइम की, अपॉन में है, बेस में है, तो टी ऊपर जाके -1 हो जाएगा, वो LT1 सीधा यूनिट से निकल गया एक ही बार में। हमने निकाली थी पिछली क्लास में वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास के लिए, सॉरी मीटर, लेंथ के लिए क्या यूज होगा, एल, और टाइम के लिए टी। पावर कितनी है, 2 है, लेकिन डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो गया। सेम L1T-2।
फोर्स की बात करें तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन हमने क्या बताया था, किलोग्राम, मास के लिए किलोग्राम और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी होती है और न्यूटन भी होती है, दोनों होती हैं। हम ये वाली लेते हैं, इसके हिसाब से निकाल देंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम किसके लिए, मास के लिए क्या यूज होगा डायमेंशन में, एम यूज होगा। मीटर लेंथ के लिए क्या यूज होगा, एल यूज होगा। टाइम के लिए अगेन वही पावर 2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा, m1 l1 t -2 सेम। तो आप यूनिट्स की हेल्प से भी क्या कर सकते हो, आप किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। ओके, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि डायमेंशन की जरूरत क्या है, डायमेंशन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मतलब जरूरत है और क्या मतलब अच्छी बात है डायमेंशन के बारे में। तो कुछ बातें करते हैं डायमेंशन के बारे में। तो डायमेंशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायमेंशन की बात करें तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो आएगी डायमेंशन की, वो ये होगी कि एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन सेम रहती है वट एवर बी द सिस्टम। आप किसी भी सिस्टम में, अब हमने भी बात करी यूनिट्स की, कि आप यूनिट ले लो और डायमेंशन फाइंड कर लो। एक बार एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपकी मीटर पर सेकंड यूनिट होगी वेलोसिटी की, मीटर और सेकंड किसकी यूनिट है, एसआई यूनिट सिस्टम की है। अगर आपको वेलोसिटी की यूनिट निकालनी है सीजीएस यूनिट सिस्टम में, ये तो आपका कौन सा हो गया, एसआई यूनिट सिस्टम हो गया। अगर हम बात करें सीजीएस की, तो सीजीएस में क्या होगी, सीजीएस में मीटर की जगह क्या लेते हैं, सेंटीमीटर लेते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये भी तो यूनिट किसकी हुई, वेलोसिटी की यूनिट हुई ना, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड, ये दोनों यूनिट किसकी हैं, वेलोसिटी की है। आप इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो, यानी इस सिस्टम में भी निकाल सकते हो और इस सिस्टम में भी निकाल सकते हो। और दोनों ही सिस्टम में मास के लेंथ के लिए एल यू होता है, टाइम के लिए टी यू होता है, अपॉन में माइनस हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम, एल है सेंटीमीटर, लेंथ है अगेन एल यू होगा लेंथ के लिए, तो और टाइम के लिए टी यू होगा माइनस में, सेम है वेलोसिटी दोनों कोई सिस्टम। तो यहां पर पहली कैरेक्टरिस्टिक ये आती है डायमेंशन की, कि डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज सेम, रिमेन ऑलवेज रिमेन सेम। डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी ऑलवेज रिमेन्स सेम in every system of unit। ओके, हर सिस्टम में डायमेंशन क्या रहती है, सेम रहती है, एक फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स की डायमेंशन सीजीएस में, एमकेएस में, एफपीएस में, तीनों सिस्टम में सेम रहेगी, वेलोसिटी की सेम रहेगी, एनर्जी की सेम रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। ओके, तो ये है बहुत बड़ी एक कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन की। और कोई कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक ये कुछ नहीं है, और इतना है कि डायमेंशन की हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे कि करते हैं बात, वही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, बेसिक जो चीजें पढ़नी है हमें इस चैप्टर में, कि डायमेंशन की हेल्प से आप क्या क्या कर सकते हो। तो उसी को मैंने नाम दिया डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डायमेंशन एनालिसिस से तीन चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज, फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना हो, यूनिट कन्वर्ट करनी हो, तो आप डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो 1 kg, kg ऐसा यूनिट सिस्टम है,
और 1000 ग्राम, ग्राम किसका है, सीजीएस का है, तो वहां पर 1 है और यहां पर 1000 है, यहां पर 1 है और यहां पर 1000 है, लेकिन ये दोनों है तो इक्वल ना, अलग अलग थोड़ी है। 1 kg और 1000 ग्राम एक ही बात है, बस सिस्टम तो अलग हो गए, यानी देखने का नजरिया अलग है, लेकिन चीज तो सेम ही है, कोई फर्क थोड़ी पड़ा। कोई बंदा बोलता है कि चीनी 1 किलो है, कोई बंदा बोलता है 1000 ग्राम है, तो चीनी बदल गई क्या, चीनी तो वही रही, शुगर थोड़ी चेंज होगी, उसकी क्वांटिटी भी सेम चेंज नहीं हो रही, बस उसको देखने का, उसको बोलने का, उसको मेजर करने का तरीका बदला हुआ है, तरीका भी नहीं बदला, सिर्फ क्वांटिटी बदली है, बोल अलग रहे, चीज सब कुछ वही है। ओके, तो इस कन्वर्ट करने के तरीके, कन्वर्ट करने के लिए हम डायमेंशन एनालाइसिस की हेल्प लेते हैं। यहाँ तो बहुत सिंपल है, आपको दिख रहा है, ये याद है आपको इसलिए, लेकिन कुछ क्वांटिटी बहुत टफ हो जाती है, जिनको कन्वर्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि आपका फोर्स है, फोर्स को आप, फोर्स आपकी अब यूनिट, फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स हो गया, और 5 न्यूटन फोर्स को आपको कन्वर्ट करना है सीजीएस में, क्योंकि न्यूटन तो यूनिट किसकी है, ऐसा यूनिट सिस्टम की यूनिट है, आपको कन्वर्ट करना है उसे सीजीएस में, तो सीजीएस में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है फोर्स को, आपको पता भी नहीं होगा कि फोर्स की यूनिट होती क्या है सीजीएस में। ओके, तो इन चीजों को कन्वर्ट करने के लिए हमें डायमेंशनल एनालाइसिस की हेल्प लेनी पड़ती है। दूसरी चीज क्या है, दूसरा इसका यूज होता है फॉर्मूले चेक करने में कि कोई भी फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट, वैसे तो सही वर्ड जो बोला यूज होता है वो होता है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है कोई भी फॉर्मूला, यानी इसमें लिखेंगे चेकिंग दी करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूले हैं वो करेक्ट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए भी इसका यूज होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। किसी फॉर्मूले को ड्राइव करने के लिए भी क्या होता है, डायमेंशन एनालिसिस की हम हेल्प लेते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। पहली, कन्वर्जन का कन्वर्ट करना, दूसरी चेक करना फॉर्मूले को कि ठीक है या नहीं है, और तीसरी फॉर्मूला ड्राइव करना। तो बारी बारी से आज हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, कन्वर्जन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। तो देखो होता क्या है कि कोई भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं तो क्या होता है, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है और एक उसकी यूनिट होती है हर सिस्टम में। शुगर का एग्जांपल लेता हूं, 5 kg शुगर है, तो 5 क्या हुआ, 5 हमारा क्या हो गया, एक मैग्नीट्यूड हो गया उसका, और केजी क्या होगी, उसकी यूनिट होगी, 5 kg पूरी शुगर होगी। दूसरे सिस्टम में जाएं तो वहां पर क्या होगा, 5000 ग्राम, 5000 क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो गया, और ग्राम यूनिट होगी, लेकिन चीज तो सेम है, चीज थोड़ी बदली, बिल्कुल भी नहीं बदली। यही डायमेंशन कहती है कि आपकी जो डायमेंशन है वो नहीं बदलेंगी, आपकी शुगर की जो डायमेंशन है, शुगर का जो मतलब जितनी आपने शुगर ली है वो थोड़ी चेंज होने वाली है, चाहे आप कोई भी सिस्टम ले लो वो थोड़ी चेंज होने वाली है। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं पहले, उसके बाद क्वांटिटी कन्वर्ट करेंगे विद एग्जांपल। तो फॉर्मूला ये है कि N1 और U1, ये U लिखा है, N1 क्या हो गया, N1 हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन सिस्टम 1, इसको मैं सेकंड सिस्टम देता हूं, फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर, सेकंड। तो N1 U1, तो N1 आपका मैग्नीट्यूड हो गया इस सिस्टम में, और U1 आपकी यूनिट होगी इस सिस्टम में। दूसरे सिस्टम में इसी क्वांटिटी की का अलग मैग्नीट्यूड होगा और अलग यूनिट होगी, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे शुगर की तरह। 5 kg शुगर 5000 ग्राम शुगर के बराबर होती है नहीं होती? किसी को डाउट है इस चीज में? नहीं है ना? कभी गए हो चीनी लेने के लिए? ओके, तो N1U1 N2U2 के क्या होगा भाई? बराबर होगा। कोई दो राय है ही नहीं इसमें, कोई राय नहीं है इसमें। अब हमें क्या है, हमें अभी चीनी की बात कर रहे हैं, तो 5 kg शुगर को हमें कन्वर्ट करना है। 5 kg शुगर किस में है? SI यूनिट में है, ये हमारी SI यूनिट है, और इसे हमें कन्वर्ट करना है CGS में। अब मुझे पता है कि ग्राम होती है यूनिट CGS में, मास के लिए ग्राम यूज करते हैं, पर मुझे नहीं पता कि 5 kg कितने ग्राम के बराबर होता है, मुझे नहीं पता भाई। तो मुझे यही फाइंड करना है, इसीलिए यूज किया, यही कन्वर्जन है। 5 kg कन्वर्ट करो ग्राम में तो कितना होगा? 5000 ग्राम। याद है सभी को? अभी हम निकालेंगे। तो हमें क्या करना है? N2 को फाइंड करना है। तो जो क्वांटिटी हमें फाइंड करनी है उसको क्या करना होता है? हमें इक्वल के एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट N2 बराबर क्या हो गया? N1U1 बाय U2, N1U1 बाय U2। ओके, करेक्ट। तो U1 यूनिट हो गई एक सिस्टम की, और U2 यूनिट हो गई दूसरे सिस्टम की। अब यहां पर थोड़ी सी फेरबदल करेंगे। क्या फेरबदल करने वाले देखो जरा एक बार। U1 अपॉन U2 हो गया। अब देखो U1 क्या यूनिट है? इस सिस्टम में मास को, मास के लिए kg लेते हैं। अगर हम SI की बात करें तो मैं लिख दे रहा हूं इधर, फर्स्ट सिस्टम में मास के लिए kg लेते हैं अगर वो SI यूनिट है। लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, और टाइम के लिए सेकंड लेते हैं SI यूनिट सिस्टम में, अगर SI यूनिट है। सेकंड वाले में कुछ अलग अलग चीजें लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक जनरल टर्म्स लिख रहे हैं, ओनली जनरल टर्म्स, ठीक है। हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? जनरल टर्म्स लिख रहे हैं और कुछ नहीं। यानी फर्स्ट सिस्टम में U1 में मास के लिए M1 यूज करेंगे, मतलब या kg, अगर kg का तो kg लिख देंगे। मैं जनरल लिख रहा हूं, जनरल। टाइम के लिए, लेंथ के लिए L1 यूज करेंगे, और टाइम के लिए T1। इस सिस्टम के अंदर M1 L1 T1 यूज किया जाएगा। दूसरे सिस्टम में मास के लिए, अगर वो कोई और सिस्टम है, मान लो सपोज करो यहाँ पर CGS है, तो मास के लिए ग्राम यूज करेंगे। लेकिन मैं जनरल टर्म लिख रहा हूं, M2 यूज करेंगे सेकंड सिस्टम में। लेंथ के लिए L2 यूज करेंगे, और टाइम के लिए T2 यूज करेंगे। ओके, तो दूसरे सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम, इनके लिए हम M2 L2 और T2 यूज करेंगे। तो सिंपली इस यूनिट को हटाकर और हमें क्या रख देना है? इन चीजों को यहाँ पे पुट करना है। तो N2 बराबर N1, U1 की जगह पर M1 L1 और T1 पुट करेंगे, और नीचे M2 L2 और T2 पुट करेंगे। ओके, ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज हमने अभी बात करी डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन पावर्स होती है किसी फिजिकल क्वांटिटी की, उनकी बेस क्वांटिटी के ऊपर, यानी बेस क्वांटिटी की कितनी पावर है, वही होती है डायमेंशन। जैसे अभी थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने फोर्स की बात की थी अभी, तो फोर्स में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो किलोग्राम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, तो किलोग्राम तो फंडामेंटल क्वांटिटी यूनिट, इसकी पावर 1 है। तो हमने M1 मान ली फंडामेंटल क्वांटिटी, इसकी पावर क्या होगी? कुछ तो होगी। यानी कि हर क्वांटिटी की कुछ डायमेंशन होती हैं, यानी वो डायमेंशन क्या होगी? जो इसकी यूनिट की पावर है। मीटर की 1 है, यानी L की पावर 1 होगी, और टाइम की 2 है, यानी 2 क्या होगी? डायमेंशन होगी ना, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। समझे नहीं समझे? है ना? तो इन सभी M1 L1 और T1, M1 L1 T1, ये क्या यूज करा है हमने? ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये तो वो है फंडामेंटल। लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि ये फंडामेंटल होगा। यहाँ पे केजी है, ठीक है, कोई भी यूनिट हो सकती है। तो उस यूनिट की डायमेंशन होंगी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर भी रेस की जाएंगी। तो उन पावर के लिए हम क्या रख देते हैं यहाँ पर? A, B और C। और नीचे वाले पे भी A,
बी और सी। समझ आया किसी को? नीचे वाले पे सेम क्यों रखो? कमेंट करो जरा एक बार। नीचे वाले पे बेटा ए बी सी इसलिए रखा है क्योंकि हमने क्या बताया था कि एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हर सिस्टम में सेम रहती है। तो ये भी मास है और ये भी मास है, या जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम कभी हम क्या करेंगे, फोर्स को ही तो कन्वर्ट करेंगे कि फोर्स हमारा इस सिस्टम में इतना है, तो बताओ ये इतना ही फोर्स दूसरे सिस्टम में कितना होगा, ये तो कन्वर्ट करेंगे। ये थोड़ी कि यहाँ फोर्स है इसको कन्वर्ट करो वेलोसिटी में, ऐसा तो नहीं होगा। एक ही चीज को करेंगे। तो जब आपकी क्वांटिटी सेम है तो उसकी डायमेंशन भी सेम रहेगी। इसलिए मैंने सेम नंबर यूज किए एबीसी ऊपर। ओके, तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, n1 m1 अपॉन m2 कर देंगे और इसकी पावर a लगा देंगे पूरे की होल पावर। l1 अपॉन l2 कर दिया जाएगा, होल पावर p लगा दी जाएगी, और t1 अपॉन t2 कर दिया जाएगा और होल पावर c लगा दी जाएगी। यहाँ पर आपका n2 हो जाएगा और इसको मैं कर देता हूँ रफ। और ये आपका हो गया फॉर्मूला डिराइव। इसके लिए कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला आपको क्या हो गया, डिराइव हो गया भैया। ओके, अब लेते हैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यही है छोटा, पहले इसको कन्वर्ट कर ले। 5 kg कितने ग्राम के बराबर है, निकाल दो ले। तो देखो भाई 5 क्या हो गया आपका, 5 तो हो गया आपका n1 और kg क्या हो गया आपका u1, ये हो गया आपका n2 और ये हो गया आपका u2। पुट करना है यहाँ पर, n2 फाइंड करना है, n1 की वैल्यू कितनी है 5 दी हुई है, u1 ये वाला सिस्टम है और 2 ये वाला जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। अच्छा याद रखना, कन्वर्ट जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है वो हमेशा नीचे आएगा और जिसमें से करना है वो ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ऊपर वाला सिस्टम हमारा ऐसा ही है और नीचे वाला हमारा क्या है CGS है। ये हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन से सिस्टम में कौन सी चीज आ रही है। जब तक हमें ये पता ही नहीं होगा कि किस सिस्टम से किस में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करेंगे कैसे। ओके, तो m1, अब इस सिस्टम में मास को क्या लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं भाई। तो m1 की जगह किलोग्राम लिख दिया, सिंपल सा। लेंथ है ही नहीं, टाइम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इस वाले में भी है ही नहीं, तो सबकी पावर क्या होगी, सबकी डायमेंशन की पावर क्या हो जाएगी। ये देखो मास है यहाँ पे, पावर कितनी 1 है, पावर 1 आएगी और नीचे क्या आएगा ग्राम। 1 kg लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर 1 ग्राम लिखेंगे, समझे। यहाँ पर 1 kg इसलिए 1 kg लिखा जाएगा, इसलिए 1 ग्राम। तो इस वाले सिस्टम में मास के लिए क्या होता है, ग्राम यूज होता है, लेकिन 1 जरूर लगाना है। लेंथ और टाइम दोनों में है नहीं और पावर इसकी 1 होगी a, तो ये सब क्या हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा इनका। और हम जानते हैं जिसकी पावर 0 होती है वो क्या हो जाता है 1 होती है। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा, 1 × 1 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा 5। अब kg को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, तुम्हें पता होगा अच्छी तरीके से। 1 kg जो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ये तो याद करनी पड़ेगा, बराबर 1 ग्राम। पावर 1 है, ग्राम से ग्राम कट गया, क्या हो गया 5000 हो गया। n2 कितना आ गया 5000 आ गया, वही तो बताए थे, याद भी है कि 5 kg 5000 ग्राम के बराबर होता है। बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक थोड़ा टफ करेंगे। अब हम कन्वर्ट करेंगे फोर्स को, इसे रफ करते हैं और जरा फोर्स को कन्वर्ट करते हैं। अब क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन ही लेते हैं पूरा, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि न्यूटन किसकी यूनिट है और डाइन किसकी यूनिट है। यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा कि आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, तो आपको पहले क्या पता लगाना पड़ेगा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी है कौन सी। समझे या नहीं समझे? तो न्यूटन आपकी यूनिट होती है फोर्स की। तो पहला स्टेप फाइंड करो क्वांटिटी कौन सी है। चल गया पता, कौन सी क्वांटिटी है भैया, फोर्स है। हम फोर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब फोर्स है तो आपको क्या बताना चाहिए, फोर्स की डायमेंशन याद होनी चाहिए, बहुत जरूरी है डायमेंशन याद होना। लिख देते हैं
फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, अभी निकाली थी हमने पीछे, m1 l1 t माइनस 2, यानी m की पावर a, l की पावर 1 और t की पावर माइनस 2, ये आपके ABC होते हैं। ये पावर्स क्या होती है, यही डायमेंशन होती है। तो आपकी A1 है, B1 है और C माइनस 2, ये आपके डायमेंशन हो गए फोर्स के। ओके, फॉर्मूला लिखते हैं। डाइन, डाइन क्या है, न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या है। अच्छा, अब हमें पता होना चाहिए कि हम कौन से सिस्टम से कौन से सिस्टम में जा रहे हैं। तो फोर्स हम जा रहे हैं न्यूटन, न्यूटन आपका ऐसा यूनिट सिस्टम है, ऐसा यूनिट सिस्टम में किलोग्राम, मीटर और सेकंड यूज किया जाता है मास, लेंथ और टाइम के लिए। और हम कन्वर्ट किसमें कर रहे हैं, डाइन में। डाइन आपकी किस सिस्टम की यूनिट है, सीजीएस की है, जहां पर आपका सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड यूज किया जाता है, किसके लिए, लेंथ, मास और टाइम के लिए। करेक्ट। तो इससे इसमें जाना है। अब लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला, लिखा ही हुआ है, लिखना क्या, लिखा ही हुआ फॉर्मूला, क्यों लिखे दोबारा। ठीक, तो N2 हमें निकालना है, N1 हमें पता है, N1 कितना है 1, वही हो गया ना कि ये आपका N1 हो गया, ये आपका U1 हो गया। N2 यहाँ पर आपको पता नहीं है, ये आपका U2 हो गया। तो भैया N1 तो हो गया हमारा 1, ठीक है। अब बात करते हैं M1 L1 T1 की। तो पहला सिस्टम ये वाला ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट सिस्टम में M1 क्या होगा, क्या लेते हैं मास हम, किलोग्राम लेते हैं, M1 ले लिया। L1 क्या होगा, मीटर लेते हैं। T1 क्या होगा, सेकंड लेते हैं। तो 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड, इस सिस्टम के M1 L1 T1 हो गए। इस सिस्टम के क्या होंगे, M2, इस सिस्टम में क्या लेते हैं मास को, ग्राम लेते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर लेते हैं, टाइम को सेकंड लेते हैं, 1s लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इन एबीसी की बात करें, एबीसी क्या है, अभी बताए थे, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन है, यानी फिजिकल क्वांटिटी की पावर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है भाई, फोर्स है। फोर्स की पावर क्या है, 1, 1 और -2। एम के ऊपर जो आता है वो ए होता है, एल वाला बी होता है, ये सी होता है, करा ना, एम वाला ए, एल वाला बी, टी वाला सी। क्या हो गई, ए हो गया 1, बी हो गया 1 और सी हो गया -2। सारी की सारी टर्म्स आ चुकी हैं, इन सभी को उठाकर यहां पुट कर दो। n2 बराबर n1 की वैल्यू 1 हो गई, m1 की जगह पे 1 kg आया, n2 की जगह पे 1 ग्राम आया, पावर 1। l1 की जगह पे 1 मीटर आया, l2 की जगह 1 सेंटीमीटर आया, पावर 1। टाइम की जगह 1 सेकेंड, यहाँ भी 1 सेकेंड, पावर -2। अब क्या करेंगे, 1 सेकेंड 1 सेकेंड कट जाएगा, क्या आता है 1, 1 की पावर कुछ भी दे दो क्या बचता है, 1 ही आता है, 1 आ गया। 1 यहाँ पर भी है, इंटू 1 kg कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, 1000 ग्राम होता है, बाय 1 ग्राम, पावर 1 है, 1 ही क्या करेगी 1, ग्राम से ग्राम कट गया। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, नीचे 1 सेंटीमीटर है, कट गया, इंटू 1 बच रहा है। क्या हो जाए यहाँ पर, या 1000 बच गया या 100 बच गया, या 1 है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो गया 1 लाख, यानी कि 10 की पावर 5। तो n2 ये कितना आ गया, 10 की पावर 5 आ गया n2। और यही होता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती है। ओके, समझ गए सभी। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन कन्वर्जन का। अब दूसरा क्या करें, दूसरा आपको देते हैं होमवर्क के लिए, होमवर्क करेंगे ना। तो दूसरा होमवर्क के लिए क्या है, होमवर्क है आपका ये, क्या आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल को किसमें, अर्ग में, ERG। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, मैं आपको बता देता हूं हिंट के लिए कि जूल आपकी एनर्जी की यूनिट है और अर्ग भी आपकी एनर्जी की यूनिट है। जूल ऐसा यूनिट है और अर्ग CGS यूनिट है, यानी आपको SI से CGS में कन्वर्ट करना है। होमवर्क, सभी क्वेश्चन मुझे आपको, आप लोग मुझे व्हाट्सएप जरूर करेंगे, व्हाट्सएप कर दो या फिर आप मैसेज चैट कमेंट में मैसेज कर दो, कहीं भी कर दो,
लेकिन आपको मुझे भेजने जरूर है आंसर। ओके, कर आगे चलते हैं। अब आगे क्या है हमारा, अच्छा इससे पहले एक और चीज थी जो बतानी है, भूल गया, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वांटिटी 4 तरह की होती है, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी। कौन कौन सी? पहली क्वांटिटी होती है डायमेंशनल वेरिएबल्स, सॉरी डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल कांस्टेंट्स, डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि वो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होती है और वो खुद में क्या है, कांस्टेंट रहते हैं, उनकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती, कभी नहीं बदलती। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैपिटल जी, कैपिटल जी की डायमेंशन होती है, यूनिट, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट है। और इसकी यूनिट है तो क्या होगा, डायमेंशन भी होगी, है ना। लेकिन और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11, ये इसकी यूनिट है, सॉरी इसकी वैल्यू है। अभी वैल्यू कभी बदलती है, कभी नहीं बदलती। इसका मतलब क्या हुआ, जी क्या हुआ आपका, डायमेंशनल कांस्टेंट है, यानी इसकी डायमेंशन है लेकिन ये कांस्टेंट भी है, ये कभी नहीं बदलता, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ऐसे ही बहुत सारी क्वांटिटी है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है लेकिन उनकी वैल्यू कभी बदलती नहीं है। जैसे कि आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, आपका ये क्या होता है, चलेगा आगे तक। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया और रियल गैस कांस्टेंट हो गया, आर जैसे लिखते हैं हम, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो क्या होती है, इनकी डायमेंशन भी होती है मगर वो कांस्टेंट भी है, उनकी वैल्यू बदलती नहीं है। प्लैंक कांस्टेंट हो गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो पहली तो क्वांटिटी ये वाली हो गई। दूसरी हमने डिवाइड करी, अब डायमेंशनल कांस्टेंट है, अब लेते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। यानी कि वो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन होती है मगर क्या होती है, वो वेरिएबल है। तो वही सारी है, फोर्स है, जैसे फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, और आपका पावर हो गई, एनर्जी हो गई, एटसेट्रा, बहुत सारी है। फोर्स की डायमेंशन होती है, इन सबकी होती है, इन सबकी वैल्यू भी क्या होती है, अलग अलग हो सकती है। फोर्स कुछ भी हो सकता है, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, कुछ भी हो सकता है, वॉटेवर, ये सारी चीजें क्या है, कुछ भी हो सकती है। तो इनको बोला जाएगा डायमेंशनल वेरिएबल। ओके, तीसरी क्वांटिटी होगी हमारी अब डायमेंशन लेस कांस्टेंट। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं? डायमेंशन लेस कांस्टेंट से हम यहां ये समझते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट है लेकिन उनकी डायमेंशन भी नहीं होती। तो ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन नहीं होती? जी हाँ, बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती मगर वो कांस्टेंट होती है। पहली बात तो कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट है पर डायमेंशन नहीं होती, तो उनमें क्या आते हैं, ऑल नंबर्स, जैसे कि 1 2 3 एक्सेट्रा, सारे नंबर्स, इन सभी नंबर, ये सभी नंबर क्या 1 1 ही रहेगा, 2 2 रहता है, 3 3 रहता है, चीज होता क्या, नहीं होता। लेकिन नंबर्स की कभी डायमेंशन नहीं होती। पाई, पाई की कभी डायमेंशन नहीं होती लेकिन कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिनके जो कांस्टेंट रहते हैं लेकिन उनकी कभी डायमेंशन नहीं होती। एक आपने नंबर पढ़ा होगा ई, एक्सपोनेंशियल के लिए होता है 2.72 समथिंग उसकी वैल्यू होती है। तो ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है मगर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपके डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन नहीं होती। एक और क्वांटिटी फोर्थ, ये हो गया आपका डायमेंशन लेस वेरिएबल, एकदम अचंभित, यानी वो क्वांटिटी जो वेरिएबल है मगर उनकी डायमेंशन नहीं होती। कौन कौन सी? एंगल, एंगल की यूनिट, एंगल को मेजर किया जाता है रेडियन में,
यूनिट है इसकी रेडियन, लेकिन एंगल की डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं होती एंगल की। एंगल हो गया, सॉलिड एंगल हो गया जो कि आपका 3D में मेजर होता है सॉलिड एंगल, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। और एक और क्वांटिटी है स्ट्रेन, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों नहीं होती स्ट्रेन की डायमेंशन? क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो होता है डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल यहां पर क्या हो गया, चेंज इन लेंथ हो गया, और एल भी यहाँ पे, एल यहाँ पे ये भी क्या लेंथ है, तो ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाती है, तो जब डायमेंशन कट गई तो यहाँ पे क्या हो गया, नो डायमेंशन। इसकी भी कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। ओके, तो इस तरीके से कुछ चार तरह की क्वांटिटी है, इनमें डिवाइड किया गया है कांस्टेंट और वेरिएबल्स। एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, इनकी आपस में कोई डायमेंशन नहीं होती। स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई, और कोई क्वांटिटी आप ले तो क्या लेंगे, और कुछ बहुत सारी चीजें एक बार बुक में देखना, ठीक है, इतनी है। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले को करेक्ट करने के लिए हमें क्या कैसे यूज करते हैं। सेकंड जो हमारा था 3 में से फर्स्ट हो गया कन्वर्जन, सेकंड पढ़ना है हमें करेक्टनेस के बारे में। ओके, आइए देखते हैं करेक्टनेस के बारे में। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला चेक करना है कि फॉर्मूला चेक करने के लिए हम किस तरीके से हेल्प करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। तो इससे पहले यहां पर हमें एक प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले के लिए। तो प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, सिंपली मैं इसको PhD लिखता हूं, PhD, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है, PhD क्या कहता है, दो बातें कहता है। पहली बात ये कहता है कि ओनली दोज क्वांटिटीज आर शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड हुज डायमेंशंस आर सेम, यानी कि सिर्फ वही क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी जिनकी डायमेंशन सेम रहेंगी, सेम होगी। दोज क्वांटिटीज whose dimensions are same। ये हुई पहली बात। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी चीज ये कहता है ये कि एक फॉर्मूले में, एक इक्वेशन में, एक इक्वेशन तब वैलिड मानी जाएगी व्हेन dimension of both terms on the one side and other side। सपोज करो एक फॉर्मूला लिखा है, तो इधर की टर्म्स और इधर की टर्म्स, दोनों साइड की रेस्पेक्टिव टर्म्स की डायमेंशन क्या होंगी, आपस में सेम होंगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल कोई ले ले, S is equal to ut plus हाफ AT स्क्वायर, ये कोई आपकी इक्वेशन है, पढ़ी होगी आपने 9th क्लास में, मोशन चैप्टर में काफी ज्यादा। S आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, जिसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की होगी, ओनली लेंथ। u वेलोसिटी है, t टाइम है, हाफ AT स्क्वायर। तो इन सभी क्वांटिटीज पूरा मिलाकर एक डायमेंशन बनाएगा, इस पूरी क्वांटिटी की डायमेंशन होगी।
और इसकी एक डायमेंशन होगी। तो ये फॉर्मूला ट्रू तभी माना जाएगा तब ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन क्या हो, आपस में सेम हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, सेम डायमेंशन की होनी चाहिए। ओके, तो ये दो चीजें हैं जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन कहता है, और इसी को यूज करके हम सारे फॉर्मूले चेक करेंगे कि कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। ओके, इस वाले को ऐड और सब्ट्रैक्शन को जरा एक बार और देखते हैं, इसके एग्जांपल। फॉर एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है इसका कि जब आप लेंथ में लेंथ ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगी, ऑब्वियसली लेंथ मिलेगी, एरिया तो नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज आती है, थोड़ा सा देखने में अजीब है, कि L प्लस L इक्वल टू क्या होगा, 2L, जी नहीं, L ही होगा। ये L आपका क्या है, डायमेंशन का L है। लेंथ प्लस लेंथ क्या मिलेगी, लेंथ ही तो मिलेगी, और उस लेंथ की डायमेंशन भी क्या होगी, L ही होगी, 2L थोड़ी हो जाएगी। हम ओनली डायमेंशन को ऐड कर रहे हैं, डायमेंशन की बात कर रहे हैं, यानी कि वही क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी जिनकी डायमेंशन सेम होगी। L माइनस L क्या होगा, 0 नहीं, L ही होगा, क्योंकि लेंथ में से आप लेंथ घटाओगे तो लेंथ ही मिलेगी। समझे, तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है, यानी जो क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मस्ट है। तो इस फॉर्मूले को जरा एक बार करेक्ट चेक करते हैं, तो ये फॉर्मूला आपका करेक्ट है या नहीं है। S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आ गया फॉर्मूला। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, चेक क्या करना है, इधर वाले की डायमेंशन इस वाली क्वांटिटी की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड S है, S आपका क्या है भाई, लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन तो L होती है ओनली, M और T तो है नहीं इसमें, तो इनकी डायमेंशन 0 लिख दो। तो इधर की डायमेंशन क्या है लेफ्ट हैंड साइड की, M0 L1 T0। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत कुछ लिखा हुआ है भाई। u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने क्या पढ़ी थी, L1 t माइनस 1, t क्या है यहाँ पर, टाइम है, टाइम की डायमेंशन हमने क्या पढ़ी थी, t पढ़ी थी ओनली, t लिख दिया, प्लस अब 1/2 क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, पढ़ा था भी हमने, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। ओके, तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं है, लेंगे नहीं। ए एक्सेलरेशन डायमेंशन होती है L1 t माइनस 2, और t स्क्वायर है, यहाँ पे t है, यहाँ पे टाइम है, टाइम डायमेंशन t होती है, लेकिन टाइम का स्क्वायर हो रहा है तो इसकी डायमेंशन का भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, L1 ये t माइनस 1 है, t की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे आपस में, ऐड हो जाएंगी, तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, L1 है और यहाँ पे ये भी t क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखो L1 T0, तो T0 तो 1 हो जाए, हटा दो, L ही रह गया, और यहाँ पर भी L ही रह गया, तो L प्लस L क्या होगा, L होगा। लेंथ में लेंथ ऐड हो रही है, क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगी, यहाँ पे क्या होगी, लेंथ बस इससे, M और T नहीं है तो लगा लो अपने आप, M0 T0 L1 क्या आ गई है, LHS नहीं आ गई आपकी, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई ना, आ गई। हेंस according to PhD both sides are equal, hence the given formula is correct. LHS equal to RHS according to PhD the given relation is correct dimensionally. Okay, तो इस तरीके से आप बहुत सारी इक्वेशन को चेक कर सकते हो। और कुछ और इक्वेशन ले लेते हैं, दो इक्वेशन सिंपली, जैसे यही है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तीसरी आपकी u प्लस 80, इन्हें एक बार चेक करना ठीक है या गलत है। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे आप क्वेश्चन कर सकते हो और इनको मतलब चेक कर सकते हो।
एक बार इस सबको पढ़ना, रिवीजन करना। बाकी का अगला टॉपिक जो हमारा डेरिवेशन है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर में बचेगा एरर्स का टॉप पोर्शन, उसको भी एक क्लास लगेगी और एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम आपको इसका असाइनमेंट देंगे जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे, उन्हें आप कीजिए। और होप सो आपने बुक्स वगैरह परचेज कर ली होंगी, क्योंकि पढ़ना अब आप स्टार्ट कर दो, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। मई आ चुकी है और बहुत जल्द जून मई निकलने वाली है, आखिर में मई निकलने वाली है, हाफ मिडवे निकल चुका है। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, हम सभी आपके साथ हैं। और लॉकडाउन तो चल ही रहा है और बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ना ही है फिर, क्योंकि ये भी लॉकडाउन खोलने के कोई आसार है नहीं और कोरोना भी फैल रहा है। तो इसी को देखते हुए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।